नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 35 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 36 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो दोपहर 3 बजे लाइव आकर भी इसे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी लिपि जो है वो इनमें से कौन सी होगी। सभी का उत्तर बिल्कुल सही था। तो आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अवांछनीय, यानी कि आप कह सकते हैं अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन कितने अच्छे दिए हैं, जैसे संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो आप इनमें से किसी को टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवांछनीय आपका सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। कल सुपर टेट में भी ये प्रश्न आया था शाम 8 बजे वाले वीडियो में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गैंडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे अधिक जो है ये प्रसिद्ध है, और सबसे अधिक जो आबादी है, लगभग 2/3 आबादी एक सींग वाले गैंडे की सबसे जो ज्यादा आबादी है वो यहीं पर आपको देखने को मिलती है। तो ये इसलिए प्रसिद्ध भी है। इसके अलावा बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्थित कहाँ है। तो आपका असम में जो है ये स्थित है। असम नॉर्मली पूछा जाता है, परंतु ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो असम राज्य के कौन से जिले में स्थित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो असम राज्य के गोलाघाट जिले में जो है ये स्थित है। असम राज्य के गोलाघाट जिले में जो है ये स्थित है। इसके साथ साथ भारत में कुल 166 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से आपका ये एक आता है। तो मतलब टोटल यदि आपसे संख्या कभी ऑप्शन में नियर बाय आपको देखने को मिले तो वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसे जो आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होती है उसमें कब शामिल किया गया था, ये भी एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी स्थापना वर्ष की। तो 1908 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। क्षेत्रफल भी यदि आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल में फैला है। तो लगभग 430 किलोमीटर स्क्वायर आपका जो है वो ये क्षेत्रफल जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विश्व धरोहर स्थल में, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया था, उसमें शामिल कब किया गया था। तो 1985 में जो है वो किया गया था। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विवाद में अनुचित है, यानी कि सही नहीं है। मनुष्य और उसके माहौल के बीच संबंधों की स्थापना, अवधि की तुलना, संस्कृतियों और विश्व दृष्टिकोण, राजनीतिक निर्णयों की आलोचना या बच्चे का सामाजिकरण। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राजनीतिक निर्णयों की आलोचना या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विवाद में आप कह सकते हैं अनुचित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से या तटवर्ती गैस क्षेत्र से। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ये आपका जो प्रश्न है वो यूपी टेट 2011 का जो पेपर था उसमें जो है वो पूछा गया था। जो आपका पेपर 2 जो है वो हुआ था। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो साथ में मिक्स हैं, इसको भी साथ में हम देखते चलेंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद कार्यालय कैसे हटाया जाता है। प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या निंदा प्रस्ताव रखकर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद कार्यालय कैसे हटाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी
अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जो है वो सही हो जाएगा। लोकसभा जो है उसमें किसी भी विपक्ष की जो पार्टी है उसको लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वो क्या करती है, ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है ये जो है वो लाती है। और आर्टिकल 175 है, अनुच्छेद 75, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपका संविधान के अनुच्छेद 75 या 75 में जो है वो बताया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपकी तिब्बत, भारत और उसके साथ साथ बांग्लादेश, इनसे होकर जो है वो बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन नाम ध्यान रखिएगा, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से जो है वो होकर गुजरती है। इसका उद्गम यहाँ पर पूछा है, कौन सा उद्गम नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम है कहाँ पर, तो इसका उद्गम हिमालय जो है इसके उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील जो है उसके निकट जो है वो होता है, मानसरोवर झील। बस आपको उद्गम स्थल इसका ध्यान रखना है, मैंने लिख इसे इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और भारत के संबंध में बात करें तो तिब्बत जो है इसमें बहते हुए ये नदी जो है वो भारत जो है इसके अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य में प्रवेश जो है वो करती है। तो ये भी प्रश्न आपका इसके संबंध में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके सभी अध्याय अन्यत्र शीर्षक से समाप्त जो है वो होते हैं। उसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है ये आपको बताना है। अन्य विषयों से संबंधित जानकारी, पाठ्य पुस्तक के अगले अध्यायों के बारे में जानकारी, या बाहर के वातावरण में इसी अवधारणा को जानने का अवसर, या एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं की जानकारी। तो चार ऑप्शन है, आपको अन्यत्र शीर्षक से समाप्त जो पाठ होता है उसमें बताना है क्या जो है वो इसमें से शामिल है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बाहर के वातावरण में इसी अवधारणा को जानने का अवसर। जैसे कि मिस्र के पिरामिड आपने देखे हैं, तो यदि चैप्टर में उसे पढ़ाया गया तो यहाँ पर जो अन्यत्र शीर्षक है उसके अंतर्गत ये हेडिंग डाल के लिखा होगा कि आप एटलस में जाकर मिस्र को ढूंढें, उसके बारे में चर्चा करें, यानी कि बाहर के वातावरण में इसे अवधारणा को जानने का एक अवसर जो है इसमें प्रदान किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां, कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समयांतराल कितना है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है ABCD कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आप सभी जानते हैं 5 घंटे 30 मिनट जो है वो सही हो जाएगा। ग्रीनविच माध्य समय जो है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में GMT जो है वो लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। और इसी प्रकार भारतीय प्रमाणिक जो समय है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, भारतीय को आप कहते हैं इंडियन, और इसी प्रकार स्टैंडर्ड, उसी प्रकार टाइम यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब जो 5.5 घंटे का अंतर होता है इसमें ज़्यादा क्या होता है उसको समझिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है यानी कि भारतीय प्रमाणिक समय जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है इससे
5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो यानी IST आपका आगे होता है GMT से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कौन जो है वो ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा सुझाव उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में शिक्षक के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? पहला सुझाव यहाँ पर क्या है कि साप्ताहिक आधार पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करा लीजिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के व्यक्तिगत जो सामाजिक गुण हैं उनको अलग करके ग्रेडिंग प्रक्रिया को आसान बनाएं। तीसरा कह रहा है अधिगम में अपनी प्रगति के बारे में जानने के लिए शिक्षार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करें। और चौथा कह रहा है कि मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने की गतिविधि को की जो गतिविधि है उसके रूप में ही मूल्यांकन करें। तो स्पष्ट तौर पर आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। उत्तर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा शिक्षार्थियों में आत्म जागरूकता का विकास करना। बाकी पहला ऑप्शन लिखित परीक्षा ऐसे ही काट सकते हैं। दूसरे वाले में यदि आप देखें तो बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आप अलग क्यों करेंगे, आपको तो समाहित करके सबको चलना है। चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे तो मुख्य रूप से रिकॉर्ड रखने की जो गतिविधि है उसके रूप में ही क्यों मूल्यांकन करेंगे, बच्चे सीखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 या 3। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि एक केवल ऐसा महासागर है जो कि भारतीय मुख्य जो भूभाग है उसमें जो है वो मिलता है, और नाम आप सभी जानते हैं, हिंद महासागर आपका जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर के बारे में एक चीज तो आप सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता है वो जान लें कि हिंद महासागर जो है ऐसा महासागर है, या कह सकते हैं पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो हिंद महासागर जो है इसका नाम, जो हिंदुस्तान है इसी के नाम पर जो है इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। प्रश्न है कि रजिया दिल्ली की सुल्तान जो है वो कब बनी थी? 1236 में, 1238 में, 1240 में या 1242 में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1236 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल जो है वो चला था। इनके पिता का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश जो है इसकी पुत्री थी। तो पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थल या मरुद्यानों में। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपके केला और अनानास जैसी जो फसलें हैं कह सकते हैं वो मुख्यतः उगती हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया उसको गौर कीजिए, फिर उत्तर की बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो चौहान है इनके बीच तराइन के दो युद्ध लड़े गए। एक तराइन का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में जो है वो हुआ था, यानी कि जस्ट एक साल बाद। अब जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें आपका कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीता था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जो है वो हराया था। दोनों युद्ध आप इन दोनों के आपस में ही लड़े गए थे। तो यानी कि आपका पहले वाले में कौन जीता? जो जीता उसका नाम उसके सामने मैं लिख देता हूँ, तो पृथ्वीराज चौहान।
दूसरे वाले युद्ध की बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता था, यानी कि आपका दूसरे वाले में जी लिख दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो दूसरे वाले में हराया था और दूसरे वाले में वो जीता था, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर या हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। जुड़वा शहर होते क्या हैं, जुड़वा नगर होते क्या हैं, इसको समझिए। तो जिनके रहन सहन, खान पान, व्यवहार आदि एक जैसे होते हैं, तो वो आपके जुड़वा जो नगर हैं, जुड़वा शहर है, उसमें जो है वो आते हैं। भारत में टोटल ऐसे कितने जुड़वा शहर हैं, तो उनकी टोटल संख्या जो है वो 10 है। अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब इस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा कौन कौन से जुड़वा नगर होते हैं उनको एक बार जान लीजिए। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल के बताता हूँ। पहला आपका हो जाएगा हैदराबाद सिकंदराबाद जो कि आपका ऑप्शन में है। तो दूसरा आपका हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। तीसरा आपका हो जाएगा पुणे पिपरी चिंचवाड़, इसका पूरा नाम है। चौथा हो जाएगा कटक भुवनेश्वर। पांचवा हो जाएगा हुबली धारवाड़। छठा हो जाएगा कोच्चि एर्नाकुलम। सातवां हो जाएगा गांधीनगर अहमदाबाद। आठवां हो जाएगा दुर्ग भिलाई। नवा हो जाएगा रांची हटिया। और 10वां लास्ट आपका हो जाएगा तिरुनेलवेली। इसका पूरा नाम क्या है? तिरुनेलवेली, इस टाइप से नाम है। और इसका जो जुड़वा नगर है उसका नाम है पलाय कोट्टई। पलाय कोट्टई। तो नाम आपको एक नॉर्मल तरीके से पता होना चाहिए, यदि ऑप्शन में आपको देखने को मिले तो आप याद रख सकें। चलिए देखते हैं आपका अपना अगला प्रश्न 14। दृश्य और श्रव्य अध्ययन में प्रमुख रुचि पैदा करते हैं। निम्नलिखित विधियों में से उसके आधार पर अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। वाद विवाद और चर्चा, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि या क्षेत्र यात्राएं और सर्वेक्षण। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात किसकी हो रही है? दृश्य और श्रव्य अध्ययन की। तो इसमें क्या होगा, जब आप क्षेत्र विभिन्न प्रकार के अलग अलग हैं उनमें सर्वेक्षण करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो सामने आके प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों का अनुभव करेंगे, तो उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट भी लेंगे और सीखेंगे भी। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 22 भाषाएं जो है वो भारत के संविधान द्वारा जो है वो स्वीकृत हैं। और किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपका 8वीं अनुसूची से जो है ये संबंधित है। हो सकता हो भाषाओं की संख्या ना पूछकर आपसे अनुसूची जो है वो पूछ लिया जाए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र का भ्रमण करने से मुख्य रूप से मदद मिलती है। नीरस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन कराने पर, ये नौरस नहीं यहाँ पर नीरस होगा, यानी कि जो आप कह सकते हैं बोरिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें परिवर्तन कराने में। दूसरा है शिक्षक के लिए विषय को पढ़ाने के लिए आसान बनाने में। तीसरा है संस्कृतियों का पहला अनुभव प्रदान करने में। और चौथा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी लगता है यहाँ पर गलत ऑप्शन लिख गया है, परंतु उत्तर कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही होगा कि जो संस्कृति है उसका पहला अनुभव प्रदान करने में। जैसे कि ये सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, तो लाल किला पढ़ रहे हैं नई दिल्ली में, या कह सकते हैं किसी भी ऐसे स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आपका इतिहास से संबंधित है, तो उसमें जो संस्कृति जुड़ी हुई है उसका पहला अनुभव प्रदान करने में, तो क्षेत्र का भ्रमण करने में ये आपको जो है वो हेल्प करता है। पहला वाला भी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है कि जो नीरस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें परिवर्तन कराने में, परंतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रत्येक ऐसी नहीं होती जो नीरस हो, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो कट हो जाएगा। और शिक्षक के लिए विषयों जो है उसको पढ़ाने के लिए आसान बनाने में, तो क्षेत्र का भ्रमण करने से सभी आप कह सकते हैं जो टॉपिक हैं वो आसान नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन बी भी कट जाएगा। सी वाला ज्यादा जो है वो सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। अगला प्रश्न 17 है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो देखिए यहाँ वाला ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी पीछे चला गया था।
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा जो है वो सही हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर या नदी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सागर जो है वो सही हो जाएगा। तो महासागर से छोटा क्या होता है? आपका सागर। जैसे कि आपका अरब सागर है, चीन सागर है, काला सागर है, लाल सागर है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और इसके अलावा वीडियो भी अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन बेल भी आपको जो नए वीडियो हैं उसके जो है वो प्राप्त होते रहें। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि आपका आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा आपको बताना है कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और संपीड़न से बनते हैं। दूसरा कह रहा है आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें हैं। तीसरा कह रहा है आग्नेय चट्टानों की संरचना गैस क्रिस्टलीय है। और चौथा कह रहा है ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। तो आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इन चारों में से आपको छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना गैस क्रिस्टलीय जो है वो नहीं होती। बाकी सभी सही है कि आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और संपीड़न से बनते हैं। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है और आग्नेय जो ग्रेनाइट है ये इसी का उदाहरण है। अच्छा, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके एग्जाम्पल में ग्रेबो इसी का उदाहरण आता है आग्नेय चट्टान का, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ पैग्मेटाइट आपका आता है और इसके साथ साथ आपका बेसाल्ट आता है इसी का एग्जाम्पल। ये सभी हैं नाम जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है या नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किसी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, यानी कि किसकी सिफारिश पर है। यहाँ पर का कर लीजिएगा और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन सी और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।